हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये टॉपिक जो है वो है स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी ऐसी सरफेसेस जो क्या हो, स्पेरिकल हो और रिफ्रैक्टिंग हो। रिफ्रैक्टिंग का मतलब वो किसी एक मीडियम को दूसरे मीडियम से क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो ऐसी सरफेस पर अगर मान लो कोई ऑप्टिकल जो फिनोमिना हम मेजर करते हैं या ऑप्टिकल जो इंसिडेंट अगर होता है तो उस इंसिडेंट में क्या कंडीशंस बनती है उसके बारे में हम जो है वो डिटेल से इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो होती है वो दो तरह की होती है, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है उसके लिए, जिसमें आपके मिरर हो या जैसे हम आगे और पढ़ने वाले हैं जिनमें लेंसेज होंगे। तो मिरर हो या लेंसेज हो, सभी में दो तरह की कंडीशंस तो होती है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो होता है वो उभरे वाला जो भाग होता है, उस तरह की कंडीशन अगर होती है तो वो कॉन्वेक्स है, और अगर अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों तरह के स्पेरिकल सरफेसेस इसके अंदर हो सकती है। तो स्पेरिकल सरफेसेस तो कौन सी हो गई, जो कि किसी एक मीडियम को दूसरे मीडियम से अलग कर रही है, और वो कैसी हो, स्पेरिकल शेप में हो, मतलब कि इस तरह से कर्व सरफेस हो, कर्व यानी ये किसी स्पेयर का एक पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहां पे जैसे हमने एक सरफेस लिया है इतना सा, इस सरफेस में इसको हमने ऐसे आगे तक बढ़ा दिया। अब इधर जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग है, इधर अलग है, यानी ये जो सरफेस ये जो मीडियम है इधर वाला, ये मान लो ग्लास है, ये ग्लास है, और ये वाला मीडियम जो है वो एयर है। तो एयर टू ग्लास जो है वो रे जाएगी, और इसमें खास बात क्या है कि ये जो सरफेस है वो कैसी है, स्पेरिकल है। तो स्पेरिकल सरफेस के लिए जो रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में हम इसमें डिटेल से बात करेंगे। तो दो तरह की स्पेरिकल सरफेस होगी। अगर इस तरह की कंडीशन है तो इसे तो हम बोलेंगे कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस, और दूसरी जो होगी जिसमें इसका ऑपोजिट हो जाए, ऑपोजिट हो जाए इसका मतलब क्या होगा कि यही जो स्पेयर है वो क्या हो, इधर की साइड में नहीं होकर के ये वाली जो ये है, जैसे कि यहाँ पे ये ग्लास है पूरा, ठीक है। अब ये ग्लास जो है वो इसको हम ऐसे मिटा देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, ये ग्लास ही है, लेकिन इधर ये जो है वो क्या हो गया, यहां से ये अंदर की तरफ धसी हुई सरफेस होगी, ठीक है। यहां पे N2 ही होगा, और ये जो है वो क्या हो गया, फिर कॉनकेव हो गया, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस ये हो जाती है, क्योंकि अब इसमें जो इंसिडेंट हो रही है रे, उसमें जो इफेक्ट होंगे वो सारे बदल जाएंगे। मतलब कि इधर से जैसे कि कोई रे अगर आएगी तो उसमें ये जो है वो ये सरफेस जो यहाँ पे होगी, उस सरफेस के लिए जो आपके नॉर्मल ड्रॉ होगा वो ऐसे होगा, जबकि पहले वाली सरफेस अगर इस तरह से थी तो इसमें जो नॉर्मल ड्रॉ होता वो कैसे होता, इधर से होता है ऐसे, ठीक है ना। इसमें समझ में आ रहा है, ये इसमें चेंज हो गया, मतलब यही रे है वो इस पे इंसिडेंट हो रही है, इस पे हो रही है। हम इसको नहीं मानते हैं, इसको मानते हैं, तो उस कंडीशन में अलग इफेक्ट हो गए, और अगर इसको मानते हैं और इसको नहीं मान रहे हैं, यानी ये वाली सरफेस नहीं है, तो उसके लिए अलग हो जाएंगे। मतलब कि एक कॉनकेव हो गया और एक कॉन्वेक्स हो गया, इनको हम अलग अलग जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये तो दो तरह की स्पेरिकल सरफेसेस होगी, जो कि एक तो होती है कॉनकेव और एक होती है कॉन्वेक्स। अब दूसरा इसके अंदर एक आपको ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो होता है, साइन कन्वेंशन जैसे कि हमने मिरर के लिए भी देखा था, तो मिरर में जो साइन कन्वेंशन था उसी तरह से लगभग कुछ इसमें होता है। इसमें भी जैसे कि ये स्पेरिकल सरफेस है, इसमें ये एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, और इसमें ये पोल हो गया, ठीक है, ये पोल है। तो इसमें अगर इंसिडेंट रे जो है
वो क्या हो, पोल के, अब जैसे हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और पोल से जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि हम इस तरफ चल रहे हैं, यहां से इधर चल रहे हैं, इधर जो भी डिस्टेंसेज मेजर की जाएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इधर चल रहे हैं, इसके ऑपोजिट चल रहे हैं, यानी यहां से हम यहां तक जैसे ये डिस्टेंस मेजर की, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही सेम चीज इसमें भी होती है साइन कन्वेंशन के लिए, कि पोल से इधर चलने पर जो कि इंसिडेंट रे है उसके ऑपोजिट चलने पर जो डिस्टेंस ली जाएगी वो नेगेटिव ली जाएगी, और उसी डायरेक्शन में चलने पर जो डिस्टेंस ली जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। तो ये एक तो ये आपको ध्यान रखना है। और पहली बात वही होगी, इसमें पोल से ही मेजर की जाती है, ये साइन कन्वेंशन के बारे में हो जाता है। अब एक दो चीजें और इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ एजम्पशंस अपने को मानने हैं, यानी कि जो हम स्फेरिकल सरफेस लेंगे उसकी साइज जो होगी वो स्मॉल होगी। द स्फेरिकल सरफेस मस्ट बी ए स्मॉल साइज, यानी इसका ज्यादा बड़ा जो है वो एपर्चर नहीं होना चाहिए। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एपर्चर, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये एपर्चर जो होता है ये ज्यादा जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, स्मॉल साइज का होना चाहिए, बिग साइज का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो एजम्पशन हम ये मानेंगे। दूसरा जो है, इसमें जो ऑब्जेक्ट और इमेज होंगे उसको पॉइंट ही लेंगे, यानी जो भी ऑब्जेक्ट लिया जाएगा या जो इमेज ली जाएगी वो एक तरह से पॉइंट के रूप में ही ली जाएगी, एज ए पॉइंट, ठीक है। और वो पॉइंट क्या होगा, दैट पॉइंट विल बी लाइंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसी पर लाई करेगा, उसी के ऊपर रहेगा। तो ये दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों जो एंगल होते हैं वो भी स्मॉल होंगे, यानी उनकी जो साइज होगी वो भी छोटी होगी। और उस कंडीशन में जैसे हम साइन आई लेंगे तो ये नियरली इक्वल्स टू साइन आई जो होगा वो आई के इक्वल होगा, और इसी तरह से साइन आर अगर कहीं पर ले रहे हैं तो वो आर के इक्वल होगा। और अनदर एंगल्स विल बी आल्सो नियरली अबाउट टू दैट एंगल, यानी उनके भी साइन अगर हम ले रहे हैं या टेन ले रहे हैं तो वो उस एंगल के इक्वल हम मान के चलेंगे। ये एजम्पशंस है जो कि हमें इसमें मानते हुए चलना है, ठीक है। तो एजम्पशंस में कौन कौन से हो गए, एक तो आपको ये मान के चलना है कि इसका एपर्चर छोटा होना चाहिए, द एपर्चर शुड बी स्मॉल साइज। एंड सेकंड क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, पॉइंट की तरह ही होना चाहिए, एज ए पॉइंट होना चाहिए, जो कि किस पे लाई करना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस पर। और तीसरा क्या होना चाहिए कि जो एंगल्स बनते हैं वो सारे के सारे एंगल्स इसके अंदर स्मॉल साइज के ही होंगे, यानी उनको नियरली अबाउट, जैसे साइन अगर उसका लेते हैं तो उस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। टेन अगर लेते हैं तो वो भी उस एंगल के इक्वल हो जाएगा, कोस अगर लेते हैं तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ऐसी कंडीशंस अपने बननी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है इसके बारे में, स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो इसके लिए फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, बोर्ड के एग्जाम में आता भी है और इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन जो है वो लेते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अगर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो उससे रिफ्रैक्शन कैसे होगा। दूसरी एक इसमें ये हमें ध्यान रखना है कि जो रे है, लाइट रे शुड बी ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मींस जो हम मीडियम ले रहे हैं वो एक रेयर लेंगे, दूसरे वाला डेंसर लेंगे, तो उस कंडीशन को हम ऐसे जो है वो इसमें दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो ये, ठीक है, इसको डायग्राम को आपको अच्छे से समझ लेना है। इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं, दिस इज P, पोल है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो N1 और ये अगर N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है तो N1 वाला जो होगा ये रेयर होगा, ये रेयर मीडियम होगा, और ये वाला जो होगा ये डेंसर होगा। ये आपको
ध्यान रखना है। दिस मीडियम इज रेयर एंड दिस इज डेंसर। इसमें जैसे ये एयर है, ये ग्लास, ऐसे हो सकता है। और ये जो है इसको हम XPY, दिस इज स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब जैसे इसके ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे जो है वो तो मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, इसी के जो है वो जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है उसी के दिशा में चल रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई फर्स्ट, अलोंग टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस रे इज passes through pole and this is emerging along the principal axis। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के along जो है वो तो इमर्ज हो रही है, दूसरी जो है वो किसी एंगल से चल रही है। मान लो यहां से कोई एंगल बनाते हुए ये चलती है, इस एंगल को हम अल्फा नाम दे देते हैं, दिस इज अल्फा। ठीक है, अब देखो यहां पे इस पॉइंट पर आकर के ये इंसिडेंट होती है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, मान लो ये M है, M पॉइंट पर ये जो है वो टकराती है। अब इस पॉइंट पर टकराने के बाद में इसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, यहां पे हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल जो होगा वो हमेशा कहां से होकर के पास होगा, यानी ये लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो वो कहां से होकर जाएगी, यानी इसको पूरे को अगर हम गोला बनाते हैं तो उस गोले का जो सेंटर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, C। क्योंकि ये चीज आपको क्लियर है कि कोई भी अगर गोला होगा तो उसका जो सेंटर होता है उससे अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे उस सरफेस पर तो वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो ये होगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो रे जो है वो इस एंगल से इंसिडेंट हो रही है। अब जैसे ये रेयर मीडियम है, रेयर टू डेंसर जा रही है लाइट रे, तो रेयर टू डेंसर जाने पर लाइट जो रे होती है वो क्या होती है, नॉर्मल से दूर हटती है या उसके नजदीक आती है। या आपको अच्छे से पता है कि जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो वो क्या होगी, नॉर्मल के नजदीक आएगी, मतलब इस तरफ। तो ये सीधी जाती तब तो ऐसे जाती, लेकिन ये क्या हो रही है, ऐसे मुड़ेगी और मुड़ करके ये आगे इस तरफ प्रोपेगेट होगी। और प्रोपेगेट होने के बाद में मान लो कहीं पर जाकर के इस बिंदु पर ये है वो पहले वाली रे से क्या करेगी, टकराती है, इसको क्रॉस करती है, इससे मिलती है। तो जहां पर भी ये मीट करेगी वहां पे क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो इमेज होगी। अब इस एंगल को, ये वाला जो एंगल होगा जो कि इस नॉर्मल से ही बनेगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब इसके अलावा हम कुछ एंगल्स को और नाम दे देते हैं, जैसे ये एंगल जो है इसे हम नाम देते हैं बीटा, ये बीटा होगा। ठीक है, और एक एंगल और इसके अंदर हम जो है वो ले लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं Y। Y हमने इसमें दे रखा है, इसको गामा दे देते हैं। ठीक है, जो भी है वो एक हमें इसको भी नाम देना है। अगर इसको हमने कोई और नाम दे रखा है, जैसे ABC दे रखा है, तो उस कंडीशन में इसको हम Y दे सकते थे, इसमें हमने गामा दे दिया। ठीक है, अब देखो हमें एक काम और करना है, इस पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। और एजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसकी एपर्चर स्मॉल है, तो स्मॉल एपर्चर होने के कारण से ये जो पॉइंट हमें मिलता है, जिसको हम P डैश से नोमेनक्लेचर इसका कर देते हैं, तो ये P डैश और P के बीच की डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल मान के चलनी है। हमें हर कंडीशन में ये मानना है कि इन दोनों की जो लोकेशन है वो सेम ही है, क्योंकि इसका एपर्चर जो है वो छोटा है और छोटा होने के कारण से यहाँ से परपेंडिकुलर जो ड्रा करेंगे वो इस पॉइंट P पर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे हम जो है इसको जो ब्रॉड करके थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, तो इसमें ड्रा करने पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करने पर वो जो पॉइंट आएगा वो थोड़ा सा अलग आएगा। लेकिन हमें ये मान के चलना है, जैसे एजम्पशन में हमने देखा था कि ये पॉइंट जो है वो P के ऊपर ही आएगा, मींस P एंड P डैश के बीच की जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखते हुए चलना है। तो ये सारा हमने ये काम कर लिया है।
जिसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो गया, इसका n2 हो गया। एक चीज और, यहां से ये जो डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज इक्वल टू r फॉर दिस स्फेरिकल सरफेस। ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो r है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा मीडियम जो है वो एक जैसा है, इधर वाला मीडियम इसके इधर का तरफ का जो मीडियम है वो एक जैसा है, ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके लिए फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना है। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बेसिक दो चीजें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, उनका ही ध्यान रखना है, तो ये पूरा जो है वो डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, पहली बात तो क्या करनी है कि इसके अंदर एक ट्राइंगल बनता है OMC। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को हमें यूज करना है। तो सबसे पहले बाय ट्राइंगल OMC ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल के लिए एक रूल होता है कि जो भी आउटर एंगल होता है किसी ट्राइंगल के लिए, आउटर एंगल जो होता है वो उसके सामने के दोनों, यानी उसको छोड़ करके, वहां पे जो बन रहा है उसको छोड़ करके दूसरे वाले जो इंटरनल एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ये जो एंगल होता है, ये इनर एंगल्स ये वाले जो होंगे, जैसे ये x है, ये y है और ये z है, तो क्या होता है कि z जो होगा वो x और y के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्फा और गामा इन दोनों का सम जो होगा वो इस ट्राइंगल में क्या होता है, यानी ये वाला जैसे अपन अल्फा मानते हैं और ये वाला जो एंगल है इसको हम गामा मान रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाहर का एंगल कौन सा हो गया, ये वाला, ये आई। तो इसमें क्या बन जाएगी कंडीशन, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, तो इसमें आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा बन जाएगी, ये कंडीशन इसके अंदर बन जाती है। तो इसी कंडीशन को हम यूज करते हुए यहां पे क्या करते हैं, ये इक्वेशन लिखते हैं। तो बाय ट्राइंगल OMC द सम ऑफ अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू आई। तो आई इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस गामा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको आपको एक बार इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल और बन रहा है और उस ट्राइंगल को भी हम लेंगे और उससे भी हमें रिलेशन निकालना है। और वो रिलेशन कैसे निकलेगा, ये तो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए आया है, तो वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए भी हमें जो है वो एक ऐसी ही इक्वेशन बनानी है। तो उसे देखो, यहां से देखो, MCI ट्राइंगल दूसरा बन रहा है, अगेन बाय ट्राइंगल MCI, ये वाला ट्राइंगल और लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में देखो R एंड बीटा का जो सम होगा वो गामा के इक्वल हो जाएगा, मींस गामा इक्वल्स टू R प्लस बीटा। तो इससे R को अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दो इक्वेशंस अपने बन जाती है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। I इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, सेकंड इक्वेशन R इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और N2 अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होगा, N21 मींस N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, अब एक एजम्पशन हमने पहले से कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि साइन I इज नियरली इक्वल्स टू I एंड साइन R इज नियरली इक्वल्स टू R फॉर I एंड R। इफ यहां पे लिख देते हैं, इफ I एंड R इज वेरी स्मॉल। अगर ये कंडीशन होती है कि I और R जो है बहुत छोटे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, साइन I को नियरली अबाउट I और साइन R को नियर अबाउट R लिख देते हैं। तो ये इसमें पुट करते हैं तो क्या बनेगा, ये N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू I अपॉन R बन जाएगा। ठीक है, यानी साइन I को I लिख दिया हमने, साइन R को R लिख दिया, तो I अपॉन R हो गया।
अब देखो आई और आर की वैल्यूज हमें पता है, यहां से आई और आर की वैल्यूज क्या है वो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो वो है अल्फा प्लस गामा अपॉन गामा माइनस बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करो तो क्या आ जाएगा, n2 के मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा गामा माइनस बीटा, और n1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा अल्फा प्लस गामा, और इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, गामा अल्फा और बीटा इनकी भी इसी तरह से कुछ रिलेशंस निकालेंगे और उसको हम काम में लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और हम पहले से लिख देते हैं, दिस इज यू। यू का मतलब क्या है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, और ये इमेज यहाँ पे बन रही है तो दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है, पी से इसकी डिस्टेंस जो आई की डिस्टेंस है वो वी हम मान लेंगे, और ओ जो है ऑब्जेक्ट उसकी डिस्टेंस हम यू मान लेंगे। ये पहले से हम इसमें मान के चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है वो हम इनके लिए और रिलेशंस इसी तरह से निकालते हैं। ये अपने इक्वेशन नंबर 4 जो है वो अब आगे अपने काम आएगी, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। इसको मैं इधर साइड में लिख देता हूं, n2 गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू n1 अल्फा प्लस गामा। ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसको अपने आगे वापस यूज करना है, तो इसको हम यहाँ पे एक बार रख लेते हैं। अब देखो अल्फा बीटा और गामा इनके हमें रिलेशंस निकालने हैं। तो यहां से देखो ट्राइंगल, वापस उसी तरह से ट्राइंगल्स लेने हैं बाय ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होगा इसमें, ओ पी डेस एम। ठीक है, हालांकि पी डेस और पी एक ही पॉइंट पर है, लेकिन हम यहाँ पे जो डायग्राम में दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला दिख रहा है, क्योंकि ये दिस इज परपेंडिकुलर, तो इस कारण से ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ पी डेस एम, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में देखो अगर हम tan अल्फा निकालते हैं तो tan अल्फा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो है वो पी डेस एम है, और बेस क्या है, ओ पी डेस। ठीक है, अब इसमें भी इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल देन tan अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा। जैसे कि हमने आई और आर को लिखा था वैसे लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू पी डेस एम अपॉन ओ पी डेस। ये इक्वेशन होगी 5, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, सिमिलरली टू ट्राइंगल्स आर ऑल्सो यूज फॉर सेम प्रोसीजर। कौन कौन से, सिमिलरली बाय ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, बाय राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल काम मिलेंगे, ट्राइंगल सी पी डेस एम। ठीक है, तो इससे देखो सी पी डेस एम, सी पी डेस एम में भी यही कंडीशन बनेगी। इसमें tan गामा लिखेंगे, ये एंगल जो है वो tan गामा है, ये गामा है, तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें ये गामा हो गया। अब इसके सामने का ये क्या परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो कौन सा हो गया, वही पी डेस एम हो गया, और बेस क्या हो जाएगा, पी डेस सी। ठीक है, अब इसमें भी इफ गामा इज वेरी स्मॉल देन tan गामा will be equals to gamma, since gamma equals to p dash m upon p dash c. This is equation number 6. ये गामा की वैल्यू आई है। ठीक है, एंड लास्ट, एंड बाय राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा होगा ट्राइंगल, अब जो ट्राइंगल होगा वो आई पी डेस एम होगा। तो ये आई पी डेस एम, ये वाला ट्राइंगल और काम में लेते हैं। इसके द्वारा अपने को क्या मिलेगा, tan बीटा। इसमें देखो एंगल ये जो है वो बीटा है, ये आई पी डेस एम ये वाला, तो इसमें ये बीटा है,
तो टेन बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन वही सेम चीज, परपेंडिकुलर इसमें पी डैश एम ही होगा, बट बेस जो होगा वो पी डैश आई होगा, तो इसको हम लिखेंगे पी डैश आई, ठीक है। और इसमें भी बट बीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल सिंस साइन टेन बीटा नियरली इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। तो इसको भी हम बीटा लिखेंगे और ये हो जाएगा पी डैश एम अपॉन पी डैश आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ओके, इस तरह से अपने ये अल्फा गामा और बीटा तीनों की वैल्यू जो है वो अपने ऑब्टेन हो गई है। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। तो हम आगे ये लिखेंगे बाय इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7। क्या आएगा, बाय इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7। देखो 4 इक्वेशन ये है एंड 2। अब देखो गामा की वैल्यू यहां से पी डैश एम अपॉन पी डैश सी, पी डैश एम अपॉन पी डैश सी गामा की वैल्यू होगी। उसके बाद में माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है ये वाली पी डैश एम अपॉन पी डैश आई, ठीक है। ये क्लोज हो गया इक्वल्स टू n1। वापस से अल्फा की वैल्यू जो है वो ये पी डैश एम अपॉन ओ पी डैश और प्लस गामा की वैल्यू पी डैश एम अपॉन पी डैश सी, ठीक है। सभी की सावधानी से आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। गामा की वैल्यू ये हो गई, फिर बाद में बीटा की वैल्यू ये हो गई, फिर बाद में अल्फा की वैल्यू ये हो गई और वापस से गामा की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। सारी वैल्यूज हमने इसमें जो है वो पुट कर दी है। अब हम आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, यहां पे पी डैश एम हम देख पा रहे हैं सभी जगह क्या आ रहा है, एक जैसा ही आ रहा है। देखो तो ये इधर भी कॉमन आ जाएगा, उधर भी कॉमन आ जाएगा और दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, n2 1 अपॉन पी डैश सी माइनस 1 अपॉन पी डैश आई इक्वल्स टू n1 1 अपॉन ओ पी डैश प्लस 1 अपॉन पी डैश सी, मतलब ऊपर जो है वो 1 1 ही बचेगा। अब हम इस इक्वेशन को एक बार इक्वेशन नंबर 8 दे दीजिए, 7 तक था, इसको 8 दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इन जो ये जो डिस्टेंसेस है इनकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो पी डैश सी की वैल्यू क्या है, पी डैश आई की वैल्यू क्या है, ओ पी डैश की क्या है, पी डैश सी की क्या है। हमें देखो यहां पे देख रहे हैं हम पी ओ या ओ पी, इसकी वैल्यू पता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आपको ओ पी इज नियरली इक्वल्स टू ओ पी डैश एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस यू। इधर चल रहे हैं तो ये माइनस यू हो जाएगी। दूसरा देखो यहां से पी सी इक्वल्स टू पी डैश सी, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये नियरली इक्वल्स टू होगा। इस पॉइंट से मेजर करो, भले इससे करो, लगभग वो बराबर होगी। तो इसलिए पी सी इक्वल्स टू पी डैश सी और पी सी जो है वो कितनी है आर, लेकिन ये प्लस की है, ये ध्यान रखना है क्योंकि इस तरफ चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। क्या होता है ये इधर चलने से। और तीसरा जो है वो कौन सी डिस्टेंस है, देखो पीसी, एक तो पी डैश सी है, एक ओ पी डैश है और एक पी डैश आई भी है। तो पी आई नियरली इक्वल्स टू पी डैश आई, पी आई जो डिस्टेंस है उसके बराबर ही पी डैश आई होगी और वो कितनी है इक्वल्स टू प्लस की वी है, ठीक है। तो ये जो है वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 8 में। तो क्या आ जाएगा, n2 1 अपॉन पी डैश सी की वैल्यू r माइनस 1 अपॉन पी डैश आई की वैल्यू v, ठीक है। n1 इधर 1 अपॉन ओ पी डैश की वैल्यू 1 अपॉन माइनस u प्लस 1 अपॉन पी डैश सी की वैल्यू r। विद साइन हमें इनको सब्स्टिट्यूट कर देना है, इनमें सारी वैल्यूज हमने रख दी। अब इसको थोड़ा सा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए देखो n2 अपॉन r हमने क्या किया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है
माइनस n2 अपॉन v इक्वल्स टू n1 अपॉन माइनस u और प्लस n1 अपॉन r। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं तो n2 अपॉन v और ये माइनस वाला जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं n1 अपॉन u। ठीक है, इसमें r कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा, इसको मैं पहले लिख देता हूँ n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन r और n2 माइनस n। ठीक है, या फिर हम इसके पूरे के नीचे भी r लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये जो है ये इक्वेशन नंबर 9 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n1 n2 v u और r, इनमें आपस में रिलेशन है, किसके लिए, स्फेरिकल सरफेस के लिए। अब ये जो फॉर्मूला आया है ये केवल कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए ही नहीं है, ये कॉनकेव के लिए भी ऐसे ही लागू होता है। ठीक है, दोनों के लिए इसी तरह से सेम लागू होता है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब जो थोड़ा सा इसमें चेंज होता है कि अगर मान लो यहाँ पे ये रेयर टू डेंसर है, ये मान लो इसकी ऑपोजिट कंडीशन बन जाए कि वापस यहाँ ऑब्जेक्ट हो और इधर जो है वो इमेज बन रही हो, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, n1 की जगह n2 आ जाएगा, n2 की जगह n1 हो जाएगा, मतलब जो हमने जैसे यहाँ पे किया है वो सब थोड़ा सा बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला इसी तरह का उसमें भी आएगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब उसमें क्या है कि थोड़े साइन भी बदलेंगे। साइन कैसे बदलेंगे, क्योंकि इधर से आ रही है तो u की जो डिस्टेंस होगी वो और r की डिस्टेंस वो सेम होगी, इस कारण से इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। तो उसका जो है वो मैंने इसमें डिराइव करने के लिए नोट्स जो मैंने डाले हैं उसमें आपको मिल जाएगा, तो उससे आप वापस से इसको सोल्व करना है, आपको खुद ही सोल्व करना है उसको, कैसे जो है वो फॉर्मूला आपको ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो आज कॉन्वेक्स का और ऐसे ही कॉनकेव के लिए भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम जो एक्सप्लेन कर देता हूँ, किस तरह से उसमें डायग्राम बनेगा, बाकी वो भी आपके तरीका वही रहेगा, उसी तरह से आपको खुद को सोल्व करना है। ठीक है, तो उसका डायग्राम मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप जो है वो उसको भी सोल्व कर सकें। तो सेकंड जो है वो होता है आपके कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। इसमें यहां पे कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव आ जाएगा। ठीक है, तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस कैसी होगी, इस तरह से, ये कॉनकेव। ठीक है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये कोन हो गया। ठीक है, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, ये एक्स पी वाई, उसी तरह से एक क्या हो गई, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। इसका n1 और इसका n2, उसी तरह से ये रेयर और ये डेंसर, उसी तरह से हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से कोई रे चलती है। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, देखो थोड़ा सा मैं इसको नजदीक ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये यहां से रे जो चलेगी, ये यहाँ पे क्या होती है, इंसिडेंट होती है। उसी तरह से मैं इसको भी नाम m दे देता हूं। अब ये इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो उस कंडीशन में तो इधर था, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इस तरफ ही होगा, क्योंकि इसको हम अगर पूरा स्क्वायर बनाते हैं तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो इधर होगा, तो यहां से जो नॉर्मल ड्रा करेंगे वो भी ऐसे ही जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ, ये हुआ, इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। ठीक है, अब देखो वापस एक कंडीशन और क्या होगी कि ये जो रे है वो अगर सीधी जा रही है तो ये ऐसे जाती है, ये इसकी सीधी जाने की डायरेक्शन है। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होगा, जब यहां से इसमें जाएगी तो इसका रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होता है, रेयर टू डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुकती है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से जाएगी, मान लो ये होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये जो एंगल बनता है यहां से
क्योंकि ये नॉर्मल से बनेगा, ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल विल बी आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब देखो इधर जो जाकर के ये इस रे से, क्योंकि एक रे हम ऐसे भी चलाते हैं जो क्या होती है, अलोंग टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो रे है उससे ये वाली रे कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन हमें इमेज ऑब्टेन करनी है, और इमेज ऑब्टेन इसमें आगे बढ़ाने से तो नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। तो ये पीछे की तरफ ड्रॉ करने पर ये क्या होगी, कहीं पर इस पॉइंट पर मिलती है, तो इमेज यहां बनती है, ये सी होता है, ये आई होता है, ये ओ होता है, यानी सारी की सारी चीजें इधर ही बन जाती है। उसमें तो क्या अलग अलग बन रही थी इसलिए अपने को क्लियर दिख रही थी, लेकिन इसमें ये चीजें क्लियर नहीं दिख रही है, तो इनको अच्छे से आपको समझ लेना है। तो ये वाली जो रे है, ये वाली जो आपको दिख रही है, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे में बोल्ड कर देता हूं, ये जो लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी। ठीक है, ये इसकी सीध में है, ये जो बाहर जा रही है ना, ये इस रे की सीध में है। अब इनमें अलग अलग एंगल बनेंगे, ये अल्फा होगा, ये जो है वो बीटा हो जाएगा, और ये गामा हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी एंगल बन जाएंगे। यहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पी डैश, पी और पी डैश के बीच की डिस्टेंस को आपको नेग्लिजिबल मानना ही है। अब इसमें जो ट्राइंगल्स बनेंगे उनका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और कुछ जो चीजें हैं अल्फा बीटा गामा आर, ये सब जो है इनको थोड़ा सा मैं आपको अलग से ट्राइंगल बना करके समझा देता हूं। देखो एक ट्राइंगल तो ऐसे बनता है जिसमें ये एंगल पूरा आई है, ये देखो ऐसे बनेगा, इसमें ये एंगल आई होगा, ये अल्फा होगा, सॉरी गामा होगा, और ये वाला एंगल अल्फा होगा। ठीक है, तो ये आई गामा और अल्फा, तो आई और गामा का जो सम होगा, आई प्लस गामा विल बी इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनेगी, तो इससे आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आर का, आर के लिए देखो कौन सा ट्राइंगल लेना है आपको, आर इसमें ये है, ये आर है, और ये वाली रे, ये वाली लाइन, और कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, ये सी एम और आई एम, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है छोटा सा, ये आर है, और इधर वो यार है ये। ठीक है, तो आर ये वाला है, तो इसमें जो ट्राइंगल काम में लेना है, इस ट्राइंगल को तो हमने नाम दे देना है ये, यानी सी ओ एम, और दूसरा इस कंडीशन में जो ट्राइंगल बनेगा उसको भी मैं आपको यहां पे बना के बता देता हूं। ये ट्राइंगल बनेगा, इसमें ये एंगल बीटा होगा, ये एंगल गामा होगा, और ये जो छोटे वाला ये एंगल ये आर। समझ में आ रहा है, तो आर प्लस गामा इक्वल्स टू बीटा होगा, मींस आर इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा, ये इक्वेशन आपके काम में आएगी, और इसमें आई इक्वल्स टू अल्फा माइनस गामा, ये इक्वेशन काम में। अब आपको बाकी प्रोसेस उसी तरह से करना है, इनमें आपको वैल्यूज पुट करनी है और इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये काम आपको खुद करना है। ठीक है, तो ये आपके दोनों तरह के कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस हो जाती है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक आपके लेंस के बारे में होगा। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।